अपनी सास के साथ गलत बर्ताव करना काव्या को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह अपनी सास को जितना परेशान करती थी उसे बहुत खुशी होती थी। लेकिन उसकी सास रेशमा जी एकदम सीधी साधी और सरल स्वभाव की महिला थी। वह अपनी बहू की हर बात मान लिया करती थी, लेकिन फिर भी काव्या उन्हें बात बात पर ताना मारा करती थी और नीचा दिखाने की कोशिश किया करती थी। रेशमा जी के पति की मृत्यु हो चुकी थी। उनके पति सरकारी नौकरी से रिटायर थे और उनके मरने के बाद पेंशन रेशमा जी को ही मिलती थी। बेटे और बहू बूढ़ी माँ की पेंशन तो लेना चाहते थे, लेकिन उनका ख्याल रखना और उनकी सेवा करना नहीं चाहते थे। और वह रोज यही सोचते थे, कब इस बुढ़िया से छुटकारा मिल जाए। इसी के चलते काव्या अपनी सास को बातें सुनाते नहीं थकती थी। जाने वह बुढ़िया कब मरेगी, हमारा तो जीवन नरक हो चुका है। रेशमा जी की बहू काव्या अपनी बीमार सास की कमर पर एक जोर से लात मारते हुए बोली। बिस्तर पर पड़ी पड़ी रेशमा जी दर्द से तिलमिलाते हुए रह गई थी, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकती थी। उसका कोई भरोसा नहीं था कि जिस तरह पीट पीट कर उसने अपनी सास को बिस्तर पर ला दिया था, उसी तरह कहीं संसार से विदा ना कर दे। अपने जीवन से प्यार तो उन्हें अब बचा ही नहीं था, लेकिन अब बचे खुचे बहू के हाथों मार खाना भी मंजूर नहीं था। और उसका दिया भयानक दर्द और जख्म भी उन्हें डराते थे, जिसके बाद कोई दवा भी नहीं कराता था। काव्या लगातार उन पर चीखती जा रही थी और उसके शब्द रेशमा जी के दिल पर कठोरता से प्रहार कर रहे थे। आज काव्या की मार खाते वक्त बिस्तर पर ही उनका बाथरूम निकल गया था और काव्या के डर से रेशमा जी सर्दियों में अपने गीले बिस्तर पर ही पड़ी रहीं। फिर ठंड ज़्यादा लगने पर किसी तरह हिम्मत करके कहा, काव्या बिस्तर गीला हो गया है, इसे चेंज कर दो, मुझे ठंड लग रही है। लेकिन काव्या ने सुनते ही उन पर आग बबूला हो गई। सारा बिस्तर गीला कर दिया, अब चुपचाप पड़ी रहे, मुझसे यह सब नहीं होगा। ज़्यादा बोला तो बिना कपड़ों के बाहर से खड़ा कर दूंगी। इस बात पर काव्या बहुत देर तक बड़बड़ाती रही थी, लेकिन रेशमा जी का एक ही इकलौता बेटा था जिससे वह एक ही साथ रहते थे। सरकारी नौकरी से रिटायर उनके पति की पेंशन उन तक पहुंचती ही न थी। पहले ही उनका बेटा विकास अपने पास रख लेता था और उसने कहता, आप क्या करेंगे, कहीं खो जाएंगे या चोरी कर लेगा कोई, आप रहने दीजिए, मैं रख लूँगा। रेशमा जी अपने पैसों पर हक नहीं जमा सकती थी। जब भी खर्च के लिए पैसे मांगती तो सलोनी लड़ने लगती और हमेशा कहती, क्यों खाती नहीं हो क्या घर में, और सारा खर्च तो विकास ही उठाते हैं और आपको ज़रूरत भी क्या है, अगर आप थोड़ा सा दे दोगी तो मर नहीं जाओगी। रेशमा जी बहू से इस तरह की बातें सुनकर खून का घूंट पीकर रह जाती हैं और कुछ नहीं कर पाती हैं। एक दिन उनकी बहू काव्या से चाय मांगने पर उनको जमकर सुनाया, बुढ़िया तेरे बाप ने नौकर नहीं लगा रखा मुझे, जो तू किसी भी समय मालकिन की तरह मुझे ऑर्डर चलाएगी। इस जायदाद के कारण चुप हूँ जिस पर तू नागिन बनकर बैठी है, नहीं तो तुम कब का सड़क की धूल चाट रही होती। रेशमा जी ने सोचा, एक कप चाय के लिए इतना सुनने से अच्छा तो मैं मर जाती। यह सुनते ही काव्या चिल्लाई। एक दिन काव्या ने अपने पति के शाम को आते ही कहा, विकास अब बहुत हो गया, अब मुझसे तुम्हारी माँ को संभालना नहीं
जाता। अपने आप देखो तुम की क्या करना है, इनको कहीं ठिकाने लगा दो। अब रेशमा जी जो कि बाहर खड़ी सब सुन रही थी, उनके पैर हाथ ये सब सुनकर कांपने लगे। अंदर से विकास की आवाज़ आई, तुम चाहती क्या हो काव्या, कहाँ भेज दूँ इनको, इनको झेलना ही पड़ेगा। काव्या विकास की बातें सुनकर नाराज़ होकर बोली, तो तुम ही झेलो, अब मैं नहीं झेलूंगी। मेरा बस चले तो इन्हें किसी दिन जहर दे दूंगी। विकास काव्य को मनाते हुए कहा, अरे बस थोड़ा इंतज़ार कर लो, मैं बात करता हूँ माँ से, एक बार जायदाद अपने नाम हो जाए बस, फिर जो चाहे कर लेना। यह सुनते ही बाहर खड़ी रेशमा जी के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। जो चाहे कर लेना, मतलब अगर यह मुझे जहर देंगी तो यह देने देगा, लानत है ऐसे बेटे पर। रेशमा जी डर के मारे अब बहू से कुछ नहीं बोलती। कुछ दिन बाद रेशमा जी जो कि अब थोड़ा चलने फिरने लगी थी, आज उन्होंने दोनों की बातें सुन ली थी, जिसके बाद रेशमा जी अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेटे हुए अपने पति को याद करके फूट फूट कर रो रही थी। पति की तस्वीर को देखकर कहने लगी, तुम होते तो यह सब न होता, कितनी अकेली पड़ गई हूँ मैं। अपने पति देवी दीन जी को याद कर उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। घर की सब्जी लाने का काम रेशमा जी ही किया करती थी, लेकिन उनकी बहू काव्या एक एक पैसों का हिसाब रखती थी और कई बार उन पर हेरा फेरी का इल्ज़ाम भी लगा देती थी। विकास ने भी हर बार काव्या का पक्ष लेकर कहा, माँ शर्म किया कीजिए, कितने से पैसों की चोरी करती हो, मुझसे मांग लेती। अपने ही घर में रोज़ इस तरह से रेशमा जी का तिरस्कार हुआ करता था। रेशमा जी चौंक कर उठ बैठी और बड़बड़ाए जा रही थी, कुछ तो करना है, क्या करूं, यह तो मुझे जहर दे देंगे, अगर मैं मर भी गई तो दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशमा जी दोनों की बात सुनकर बहुत दुखी थी। बेटे विकास की बात ने रेशमा जी का सुख चैन सब छीन लिया था। बेटे बहू की बात सुनकर बार बार रेशमा जी की आंखों में आंसू आ जाते। अगले दिन रेशमा जी रोज की तरह उठी और नित्य के सारे काम करके नहा धोकर रामायण पढ़ने बैठ गई। रोज घंटों रामायण पढ़कर समय बिता लिया करती थी, लेकिन आज रामायण पढ़ने में मन नहीं लग रहा था और रामायण को एक ओर रखकर तुरंत कमरे में जाकर कपड़े थैली में डाल लिए। रेशमा जी कमरे से बाहर आकर कहा, बहू कुछ दिन के लिए जा रही हूँ अपनी सहेली के यहाँ, उसके बेटे की शादी है। काव्या ने झट से कहा, तो मैं क्या करूँ, कुछ दिन के लिए जाओ या हमेशा के लिए जाओ, कहीं भी जाकर मरो, मुझे क्या, विकास से भी कह देना। इतना कहकर रेशमा जी घर से निकल गईं। काव्या तो रेशमा जी के जाने से खुश हो गई थी। अच्छा हुआ कुछ दिन शांति मिली, अब इस बार किटी पार्टी अपने घर में ही करूँगी। शाम तक विकास भी घर वापस आ गया था और आते ही विकास ने उसे कहा, देख लो तुम्हारी माँ तो शादी की दावत खाने चली गई है, इस उम्र में तो शादी में जाने के लिए ऐसे उछल कर गई है जैसे घर में कुछ मिलता ही ना हो। विकास ने कहा, मैं तो कहता हूँ कहीं मर जाएं तो अच्छा है। काव्या की सास के चले जाने से उसके पैर ही जमीन पर नहीं थे। एक हफ्ते से ऊपर का समय हो चुका था और रेशमा जी का ना तो कोई फ़ोन आया ना ही कोई खबर थी। सुबह नाश्ता करते समय विकास ने काव्या से पूछा, काव्या माँ कौन सी सहेली के यहाँ गई हैं, कुछ बताकर गई थी क्या? काव्या ने चीख कर कहा, वह कहाँ कुछ बताई हैं, बस शादी का बताकर निकल गईं और
तुम तो वैसे फिक्र कर रहे हो जैसे अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत हो। विकास ने गुस्से से कहा। अरे नहीं यार, उनकी पेंशन का टाइम आ गया है, उनको ले जाकर साइन करवाने होते हैं, तब जाकर मुझे पैसे मिलते हैं। यह सुनकर काव्या शांत हो गई। अच्छा, उन्हें फ़ोन करके देख लो। विकास काव्या की बात मानते हुए तुरंत फ़ोन लगा दिया, लेकिन घंटी की आवाज़ घर में ही आने लगी। विकास यह सुनकर चौंक गया था। अरे, यह तो यहीं कहीं बज रहा है। विकास आवाज़ का अंदाज़ा लगाने लगा, ढूंढने लगा कि कहाँ से आ रही है आवाज़। काव्या ने भी इधर उधर देखना शुरू किया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से आ रही है। आवाज़ का पीछा करते करते विकास घर के मंदिर में पहुंच गया। वहां रखा हर सामान चेक किया तो देखा कि आवाज़ एक किताब के अंदर से आ रही है। रेशमा जी का फ़ोन उस धार्मिक किताब में बंद रखा था, या वह खुद रख कर गई थी। विकास हैरान था कि फ़ोन यहाँ क्यों रखा है और रेशमा जी बिना फ़ोन लिए कैसे चली गईं। उसने फ़ोन कॉल चेक किया तो ऐसी कोई कॉल्स नहीं थी। फिर उसने उनकी कुछ सहेलियों को फ़ोन करके उस शादी के बारे में पूछा तो पता चला शादी तो 2 महीने पहले थी, अभी तो कोई शादी नहीं है। विकास सुनकर चौंक गया था। शादी नहीं है तो माँ कहाँ चली गई? काव्या के तेवर तीखे हो चुके थे और अब वह गुस्से में थी। तुम्हारी माँ के नाटक शुरू हो गए हैं, अब हम कहाँ जाकर ढूंढें उनको? जाने किस गुफा में जाकर बैठ गई होंगी। हमें कम दुखी करती हैं क्या जो उन्होंने हमें और परेशान करने की ठान ली है। फ़ोन भी घर में जानबूझकर छोड़ गई हैं, जिससे हम उन्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए हैं। उन्हें तो मज़ा ही आ रहा होगा, यहाँ परेशान बैठे हैं। बुढ़िया एक बार घर लौट आए, फिर उसको बताती हूँ। इस बार तो इसे जान से ही मार दूंगी। नाक में दम कर रखा है इस बुढ़िया ने। बेटे बहू ने यह भी नहीं देखा एक बार कि उस किताब के अंदर मोबाइल ही नहीं कुछ और भी था। उसके साथ जो भी होने वाला था उसे देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। वह तो बस गुस्से में बोलते ही जा रही थी। चलो अब शांति रहेगी, चिंता मत करो। विकास ने जोर से कहा। पागल हो क्या? चिंता क्यों ना करूं? सब कुछ अभी उनका ही है, हमारे नाम नहीं हुआ है। पहले हमारे नाम तो होने देती, अब उनको मरने या जिंदा होने का सबूत कहाँ से लाएंगे? ऐसे थोड़ी सब हमें मिल जाएगा। काव्या की आंखें फैल गई। क्या? यह तो सोचा ही नहीं मैंने। काव्या सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। रेशमा जी ने उन दोनों को दिन में ही तारे दिखा दिए थे। पैसे और जायदाद के लालची बेटे बहू अब रेशमा जी को ढूंढने के लिए मजबूर थे, लेकिन रेशमा जी उन्हें कहीं नहीं मिली। विकास कुछ ठहर कर रेशमा जी के कमरे में गया तो पीछे पीछे काव्या भी आ गई। काव्या ने विकास को सब सामान उलटता देखकर पूछा, अब ये क्या कर रहे हो? विकास ने बिना कोई जवाब दिए अलमारी खोला, जिसमें कोई ताला नहीं था। उसने एकाएक करके सब सामान बाहर फेंक दिया, लेकिन उसके माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती चली गईं। काव्या कुछ समझ नहीं पा रही थी तो दोबारा से बोली, कुछ तो बताओगे भी कि क्या तलाश रहे हो? विकास ने माथा पकड़ते हुए कहा, काव्या मुझे तो लगता है कि माँ जानबूझकर गई हैं। इसका मतलब है सारे कागज़ साथ ले गई हैं, इधर कुछ नहीं है, लॉकर भी खाली है। यह सुनते ही काव्या का सर फिर से चकरा गया। क्या कह रहे हो? अब क्या होगा? विकास ने इधर उधर देखकर कहा, हाँ, यह माँ की कोई प्लानिंग लगती है। तुमने माँ से कुछ कह दिया था क्या? वरना ऐसे अचानक क्यों चली गई?
काव्या सुनते ही चिढ़ गई। विकास, मैं तुम्हारी माँ के मुँह नहीं लगती, समझे तुम? मुझे क्या पड़ी है कि उनसे कुछ कहूँ? विकास ने काव्या के रूठे हुए चेहरे पर नजर डाली, फिर बोला, अरे यह समय गुस्सा करने का नहीं है, बल्कि समझदारी दिखाने का है। दिमाग लगाओ कि कहाँ गई होंगी। दोनों कमरे से आकर सोफे पर बैठ गए थे और सोच रहे थे कि आखिर रेशमा जी कहाँ गई होंगी। काव्या ने उठकर किचन में जाते हुए कहा, मेरा दिमाग तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। अब तुम ही सोचो, मैं जाकर चाय बनाकर लाती हूँ। बहुत ज़ोरों से सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए बैठा बैठा दिमाग पर जोर डाल रहा था, लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा था। कहीं उस दिन माँ ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली थी, और बार बार उसको यही ख्याल आ रहा था। काव्या विकास को चाय देकर चिंता जुबान पर आ गई थी। काव्या, अगर माँ नहीं आई और उन्होंने यह सब किसी और को दे दिया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। काव्या को सोचते हुए कहा, विकास, मैं कहती हूँ कि एक बार बहाने से दीदी से पूछ लो। विकास ने यह सब सुनते ही अपनी बड़ी बहन को फ़ोन लगा दिया और इधर उधर की बातें करने के बाद उसने अपनी बहन मीता से कहा, दीदी, माँ से मिलने कब आ रही हो? मीता ने तुरंत कहा, अरे आऊँगी, मैं भी कई दिनों से आने के लिए सोच रही हूँ। माँ की बहुत याद आ रही है। अच्छा, माँ से मेरी बात करवा दे। विकास मीता की बात सुनकर चौंक गया था और उसने उनकी सहेली के यहाँ जाने का बहाना करके फ़ोन काट दिया। अब तो डर के मारे थर थर काँपने लगा था और रेशमा जी का मिलना विकास को बहुत ज़रूरी लग रहा था। वह तुरंत उठकर पार्क में जाकर उनकी सहेलियों से भी पूछ आया। कई जगह उनके घर जाकर भी पूछताछ की, मगर कोई सुराग न लगा। रेशमा जी को ढूंढते हुए 3 दिन बीत चुके थे और अब तक कोई खबर नहीं मिली थी। विकास ने काव्या से कहा, काव्या, मैं पुलिस में माँ की गुमशुदा की रिपोर्ट कर देता हूँ, नहीं तो सारी गलती हमारी निकलेगी। काव्या भी अब तक इस बात से डर चुकी थी। उसने भी तुरंत विकास को पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा। विकास घर से बाहर निकल गया, लेकिन थोड़ी ही देर में काव्या को अंदर आता देखकर काव्या चौंक गई और बोली, अरे तुम अंदर क्यों आ गए और तुम गए क्यों नहीं? कि अचानक दरवाजे पर 4 लोग आ खड़े हुए। विकास उन लोगों को देखकर पहले तो चौंका और फिर उनके पास जाकर पूछा कि कहिए, किससे मिलना है आपको? उसने एक आदमी से कहा, हमें घर देखना है। यह सुनते ही विकास ने मुड़कर पीछे खड़ी काव्या का चेहरा देखा और पलटा उस आदमी से कहा, लेकिन किस लिए? उनमें से एक ने कहा, हमें यह घर किराए पर लेना है, तो पहले देखना चाहते हैं। विकास ने झट से कहा, नहीं नहीं, हमें तो कोई किराए पर नहीं देना है, आप गलत जगह पर आ गए हैं। उस आदमी ने फ़ोन मिलाकर कहा, सर, यह तो कह रहे हैं कि किराए पर देना नहीं है। फ़ोन काटकर वह व्यक्ति विकास का चेहरा देखकर मुस्कुराकर बोला, इस मकान के मालिक आ रहे हैं। विकास को फिर से झटका लगा। मालिक? मालिक? इसकी मालकिन तो रेशमा जी हैं। लेकिन विकास की बात का उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और वह लोग वहीं खड़े रहे। विकास भी बेसब्री से मालकिन के आने का इंतजार करने लगा। आधा घंटा बीता और फिर से एक 5वां आदमी दरवाजे पर आ खड़ा हुआ और आते ही कहा, तुम विकास हो ना? विकास पहले तो चौंका, फिर बोला, हाँ जी, मैं ही विकास हूँ। उस आदमी ने कहा, यह देखो, मैं यह घर तुम्हारी माँ रेशमा जी से खरीदा हूँ, और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? विकास और काव्या ने उस व्यक्ति
के हाथ से पेपर लेकर जल्दी से देखे और फटी आंखों से एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के मुंह में जुबान नहीं निकली। मालकिन के व्यक्ति को फ़ोन करते ही आधे घंटे में बुलडोज़र आ चुका था, जिसे बस निर्देश मिलने की देरी थी। पूरा घर सफा होने वाला था और सभी लोग आपस में बातें बना रहे थे। काव्या ने आसपास देखकर विकास से कहा, देखो जरा, तुम्हारी माँ के कारण कैसे दिन देखना पड़ रहा है। आज सरेआम घर का तमाशा बन चुका है और उस बुढ़िया की तो मैं जान ले लूँगी। कि तभी अपने गाल पर पड़े चांटे की आवाज़ से काव्या जमीन पर आ गिरी। रेशमा जी गुस्से में बोली, अब शर्म आ रही है ना? अरे यह आवाज़ तो माँ की है। यह सोचते ही काव्या ने नज़र ऊपर करके देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। पीछे देखते ही उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। विकास ने चौंक कर कहा, माँ, आप पीछे से बोलने वाली कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि रेशमा जी ही थी। घर का तमाशा बन रहा था तो अब शर्म आ रही है? तब शर्म नहीं आई जब तुम्हारी बीबी तुम्हारी माँ को ही जहर देकर मारने की बात कर रही थी और तुमने कहा था कि जायदाद नाम हो जाने के बाद जो चाहे मर्जी करना। उनको कहने से रोका नहीं था। विकास का ख्याल ठीक निकला था। रेशमा जी ने उस दिन सारी बातें सुन ली थी और अब सरेआम रेशमा जी की बातें सुनते ही वह नज़रें झुकाकर खड़ा हो गया। क्यों बेटा, शर्म क्यों आ रही है? क्या इसी लिए शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारी करतूत सारी दुनिया के सामने खोल रही हूँ और यह सब देख रहे हैं? विकास की दशा देखने लायक थी। काव्या विकास से गुस्से में तिलमिलाते हुए बोली, रोको अपनी माँ को, वरना कुछ भी इल्ज़ाम लगवाकर इन्हें फंसाने में देर नहीं लगेगी मुझे। रेशमा जी मुस्कुराकर बोली, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम लोग क्या कर सकते हो। कि तभी काव्या ने गुस्से में पुलिस को फ़ोन लगा दिया। सर, मेरी सास हमें ज़बरदस्ती घर से निकालने पर अड़ी है। हम कहाँ जाएंगे? सर, जबकि गलती हमारी नहीं है। इन्होंने तो मुझे भूखा भी रखा और आए दिन मुझसे मेरे घर से पैसे लाने को बोलती हैं। वह तो मैं संस्कारी हूँ जो उन्हें कुछ बोलती नहीं हूँ। उसने जरा सा भी शर्म नहीं कि अपनी माँ समान सास के बारे में ऐसा झूठ बोलते हुए। इंस्पेक्टर काव्या की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया था। यह क्या कह रही हैं आप चिंता मत कीजिए, हम आते हैं। काव्या को लगा अब पुलिस आकर रेशमा जी को आड़े हाथ लेकर पुलिस स्टेशन लेकर जाएगी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, खबरदार जो बुलडोज़र चलाया तो पुलिस आ रही है, अभी फैसला हो जाएगा। रेशमा जी काव्या की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। जैसे ही पुलिस स्टेशन से 4 पुलिस वाले वहां आए तो काव्या सामने जा खड़ी हुई। सर, मैंने आपको फ़ोन किया था, यही है मेरी सास। अब तो उनके साथ रहने में भी डर लगता है, इसी कारण यह हमें निकालने पर तुली हैं और घर किसी को बेच दिया है। पीछे खड़ी हुई रेशमा जी हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी और यह देखकर काव्या हैरान थी। रेशमा जी का मुस्कुराना उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर काव्या रेशमा जी के खिलाफ पुलिस के सामने सारी बातें बढ़ा चढ़ा कर पुलिस को बताया ताकि रेशमा जी को पुलिस साथ ले जाए। इंस्पेक्टर ने उसकी बात काट दी। मैडम, लेकिन यह तो पेपर सही है। अब मकान रेशमा जी का ही है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यह तो उनकी मर्जी है। काव्या उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी। सर, प्लीज़ हमारा साथ दीजिए, हमारे सर से छत मत छीनिए, इनको ही गिरफ्तार कर लीजिए, यही सारे फसाद की जड़ हैं। तभी इंस्पेक्टर रेशमा जी की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। रेशमा जी अपने बेटे बहू से बोली, जरा मेरे कमरे से वह किताब उठाकर लाना जिसमें मोबाइल रखकर मैं गई थी। उसमें तुम लोगों के लिए कुछ सरप्राइज़ है। काव्या ने सोचा कि बुढ़िया डर गई है।
वह दौड़कर किताब लेकर आई। रेशमा जी बोली, बहू जरा पीछे के 2 पन्ने पलट कर देखो। काव्या ने फटाफट से पन्ने पलटकर देखा तो उसमें एक रिकॉर्डिंग माइक था। उस दिन जब काव्या सास को उल्टा सीधा बोल रही थी, वह सब रिकॉर्ड हो चुका था। दोनों ने देखा ही नहीं था कि उसमें कोई रिकॉर्डिंग माइक लगा हुआ था। रेशमा जी जब घर से बाहर गई थी तभी उस किताब में वह माइक लगा कर गई थी। जैसे ही वह रिकॉर्डिंग शुरू हुई, विकास कुछ करो, मैं तो तुम्हारी माँ को और नहीं झेल सकती। मेरा मन तो करता है कि मैं इन्हें जहर ही दे दूँ। अरे कुछ दिन रुको, मैं पहले माँ से बात करूँगा। सब हमारे नाम हो जाने दो, फिर कर लेना जो तुम्हारे मन में आए। वैसे भी इनकी उम्र हो गई है, अब वह इस सबका क्या करेंगी। काव्या, मैं तो कहती हूँ कि वह जीकर करेंगी क्या, हमेशा के लिए सो जाए तो अच्छा है। तुम सब नाम करने का इंतजाम करो, मैं जहर का इंतजाम करती हूँ, जाने कब ज़रूरत पड़ जाए। विकास और काव्या ऐसे खड़े थे कि रेशमा जी बोली, क्यों, क्या हुआ, जहर का इंतजाम नहीं हो पाया क्या? क्या करोगे जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें जहर देने के बारे में सोचेंगे? विकास अपनी माँ रेशमा जी को खड़ा देखता रह गया। रेशमा जी ने झट से कहा, मैंने पहले ही तुम दोनों के खिलाफ FIR कर रखी है, क्योंकि मुझे पता था कि तुम दोनों यही करोगे। काव्या आग बबूला होते हुए चीखने लगी, इस औरत ने अपने बेटे से घर ही छीन लिया, मनहूस औरत यह, और आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, इसकी तो जान ले लूँगी। यह कहते हुए काव्या रेशमा जी को सरेआम उल्टा सीधा बोलने लगी, जिस पर विकास ने तेजी से आगे बढ़कर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। विकास तुरंत रेशमा जी के कदमों में गिर गया। मेरा सब खत्म हो जाएगा, और दहाड़े मारकर रोने लगा। अब विकास उनके पैरों में लिपट कर गिड़गिड़ा रहा था, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा सब बर्बाद हो जाएगा। रेशमा जी ने गुस्से में आकर कहा, माँ के मरने पर कुछ नहीं जाता न तुम्हारा, जो अपनी इस नीच पत्नी से जहर दिलवा रहे थे। विकास यह सब सुनकर बहुत शर्मिंदा था और अपने किए पर आंसू बहा रहा था, लेकिन रेशमा जी बिल्कुल माफ़ करना नहीं चाहती थी। पुलिस वालों ने काव्या के नज़दीक जाकर कहा, मैडम अब आप ससुराल चलने का इंतज़ाम कीजिए, महिला पुलिस आती ही होगी। महिला कांस्टेबल का नाम सुनते ही काव्या का चेहरा फीका पड़ गया और उसके पैर खड़े खड़े ही कांपने लगे, और काव्या की एक नज़र घर पर और एक नज़र सामने खड़े बुलडोजर पर पड़ी। जब सब कुछ लुटने की कगार पर हो तो इंसान को झुकना ही पड़ता है, और इसी तरह काव्या ने रेशमा जी के पांव पकड़ने में देर नहीं लगाई, और काव्या ने अपना सर रेशमा जी के कदमों में रख दिया। माँ जी, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, कभी सम्मान नहीं किया, माफ़ करने लायक तो नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। रेशमा जी ने यह देखकर तुरंत अपने पांव दूसरी तरफ खींच लिए। काव्या हाथ जोड़कर खड़ी हुई और रोती हुई कहने लगी, माँ शर्मिंदा तो मैं अपनी करनी पर हूँ, जिसका परिणाम मुझे आज मिल रहा है। इतनी अच्छी माँ समान सास को मैंने हमेशा अपमानित किया। आपने मुझे बेटी ही कहा और मैं हमेशा आप पर इल्ज़ाम ही लगाए। मुझे अपनी गलती का भी एहसास है। माँ जी, मैं सब गलतियाँ कबूल करती हूँ, अब घर बचे या ना बचे, लेकिन हो सके तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। विकास भी कब से रोता हुआ सब कुछ देख रहा था, वह भी अब बोल पड़ा, माँ अब तो काव्या भी माफ़ी मांग रही है, सब आपके ही परिवार हैं। मुझे भी यह एहसास हो गया है, बड़े बुजुर्गों के बिना घर घर नहीं होता। लेकिन रेशमा जी टस से मस नहीं हुई।
वह अपने बेटे और बहू को माफ़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब इतना रोता गिड़गिड़ाता देखा तो उन्हें माफ़ कर दिया। लेकिन उन्होंने सख्त हिदायत दी कि तुम अब दोनों मेरे घर में नहीं रहोगे। यह सुनकर काव्या और विकास के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन वह कुछ अपनी माँ से कह नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने 1-2 दिन के अंदर ही अपना सामान लेकर दूसरी जगह किराए पर रहने लगे। उन्होंने किराए पर कमरा अपने घर से कुछ ही दूरी पर लिया था ताकि वह अपनी माँ का ख्याल रख सकें और जब उन्हें ज़रूरत पड़े तब आ सकें, क्योंकि दोनों ने माफ़ी अपनी माँ से दिल से मांगी थी। इस कारण वह अपनी माँ का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहते थे। तो दोस्तों, रेशमा जी ने अपने बेटे और बहू के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।